Hello friends, this is Sonia and welcome to my YouTube channel चौक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम रीट लेवल फर्स्ट की साइंस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं और हम एक टॉपिक ओनली 30 मिनट्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वन लाइनर की फॉर्म में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेने वाले हैं प्रकाश। जो प्रकाश टॉपिक आपके 7 टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश। और प्रकाश क्या है, कैसे आता है, और प्रकाश के अंदर जो लेंस होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, या उसके बाद में जो हमारी आइज़ की साइट होती है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश हम देख रहे हैं अभी, जो वीडियो में भी आपको दिख रहा है, आपके आसपास दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ये कैसी तरंगें हैं? विद्युत, बिजली वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ पता है ना आपको, समकोण की फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये प्रकाश आएगा तो इस तरीके से आएगा, इसकी तरफ, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की गणना रोमर ने की थी। किसने की थी? प्रकाश की गणना रोमर भाई साहब ने की थी। रोमर, प्रकाश की गणना रोमर ने की थी। प्रकाश की गणना मतलब प्रकाश के बारे में खोजा नहीं था रोमर ने, प्रकाश की गणना की थी, उसकी इकाई बताई थी, प्रकाश को गिनते कैसे हैं, ठीक है। प्रकाश को भी गिना जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, वो कितनी चाल से, कितने वेग से, कैसे चलता है, उसकी गणना रोमर ने की थी। वायु व निर्वात, वायु मतलब हवा जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, और निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वायु बिल्कुल भी नहीं है, उसको निर्वात बोलते हैं। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इकाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। एज इट इज़ कई एग्जाम्स में पूछ ली गई हैं, एचटेट में भी पूछ ली गई हैं साइंस वाले पोर्शन के अंदर। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और सूर्य का प्रकाश, जैसे सुबह सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में धीरे धीरे आता है, तो धीरे धीरे उजाला होता है पृथ्वी पे। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मीटर 19 सेकंड का समय लेता है। 8 मीटर 19 सेकंड का समय लगता है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो ओनली 1.28 सेकंड के अंदर आ जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही अंधेरा होता है तो चंद्रमा तुरंत क्या है, चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी रोशनी हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो बहुत तेज गति से चलता है और पृथ्वी तक आने में सिर्फ और सिर्फ 1.28 सेकंड का समय लेता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश धीरे 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 आता है। आपको पता है सूर्य जब उदय होता है सुबह, आपने देखा होगा 5 बजे के बाद 5:30, 6, 6:30 इस तरीके से धीरे धीरे रोशनी होती है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय लेता है, 8 मीटर 19 सेकंड का समय लेता है। इसीलिए जो सुबह है, सुबह जो उजाला है वो धीरे धीरे होता है। प्रकाश की उत्पत्ति 3 सिद्धांत। प्रकाश की उत्पत्ति, आप देखो जब कोई चीज़ फाइंड हो जाती है ना तो उसको फिर उसके नए नए सिद्धांत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको, ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, इनको कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है। ये बस बैठे बैठे अपने सिद्धांत देते रहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रकाश की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत दिए गए हैं, और वो 3 सिद्धांत कौन से हैं और किसने दिए हैं? तो सबसे पहले है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने। कैसे? आइंस्टीन ने। हम तो ठहरे मनोविज्ञान पढ़ने वाले, तो हम क्या करेंगे, अपने मनोविज्ञान की ट्रिक किस में लगाएंगे? साइंस में लगाएंगे, क्योंकि पहली बार रीट लेवल 1 में साइंस ऐड हुई है। तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है साइंस को याद करना, तो हम अपने साइकोलॉजी की फॉर्म को जो है साइंस में लगाने वाले हैं। फोटोन के अंदर टे आ रहा है और आइंस्टीन में भी टे आ रहा है। फोटोन आइंस्टीन, फोटोन आइंस्टीन, फोटोन आइंस्टीन, ठीक है। तो फोटोन सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था, और इसमें आइंस्टीन भाई साहब क्या बोलते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों कह लो या फिर पैकेटों, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश चलता है, ठीक है। ये आइंस्टाइन ने बोला था। आइंस्टीन ने बोला था। फोटो जो होती है, फोटो आपने देखा होगा, हम अपने रोल नंबर पे लगाते हैं इस तरह की जो छोटी वाली फ़ोटो होती है, तो वो छोटी होती है फ़ोटो, तो छोटे छोटे बंडलों में पैकेटों के रूप में
चलता है प्रकाश, ये बोला था आइंस्टीन ने फोटॉन सिद्धांत में। सेकंड है कणिका सिद्धांत, ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। जब बारिश धीरे धीरे होती है ना तो कणियाँ सी आती है ना, छोटी छोटी बूंदें आती है, और बाहर अगर कोई बर्तन पड़ा होता है तो उस पर जब गिरती है तो टन टन की आवाज़ आती है। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तरंग सिद्धांत, हाई गैस, गैस की तरंग, किसकी तरंग? गैस की तरंग। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाई गैस ने दिया। तो फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, तरंग सिद्धांत हाई गैस ने दिया, और हमें हो गया याद। और याद करने के लिए ही हम क्लास देख रहे हैं। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश निकलता कैसे है? प्रकाश आता कहाँ से है? प्रकाश की जो किरण हम देख रहे हैं वो कहाँ से प्रवाहित होती है और अनंत रूप से चलती है। आप कभी भी ये माप नहीं सकते कि प्रकाश की किरण कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, चिकना पृष्ठ होता है वहाँ से प्रकाश पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे प्रकाश ये है, ये चिकना पृष्ठ है, प्रकाश इस पे पड़ा और यहाँ से फिर वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पे पड़ा, यहाँ से वापस आ गया, टकरा के वापस आ गया, क्योंकि एक क्या आ गया? वेक्टर आ गया, उसके आगे एक बाधा आ गई। ठीक है, आपतित किरण, ये जो किरण है ना जो पड़ेगी इसके ऊपर, इसको आपतित बोलेंगे। और आपतन बिंदु, जहाँ पे ये पड़ रही है उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ये वाला जैसे यहाँ पे पड़ी है इसको आपतन बिंदु। और अभिलंब तथा अभिलंब ये वाला है जहाँ पे पड़ेगी, इसको अभिलंब बोलेंगे। और परावर्तित किरण, यहाँ से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, मतलब वहाँ से परे हो गई है, परावर्तित हो गई है। एक ही तल में होते हैं, आप देख ही रहे हैं। ये किरण यहाँ पे गिरी, ठीक है, यहाँ पे बिंदु मतलब आपतित बिंदु, जिस बिंदु पे गिरी वहाँ से परावर्तित हो चुकी है। तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पे है। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से एक ही बिंदु पे है। तो याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश जिस जगह पे टकराएगा और वहाँ से वापस आएगा तो वो एक ही बिंदु पे, यानी जो परावर्तन किरण है और जो वहाँ पे आपतित हो रही है, पतित हो रही है, गिर रही है, तो वो सारी चीज़ें एक ही बिंदु पे होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर ही होगा। देखो ये वाली जो किरण है यहाँ पे गिरेगी, यहाँ से वापस आएगी, इनके बीच का कोण जो बराबर होगा, दोनों का बराबर है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण से परावर्तन। अब समतल दर्पण जो हमारे घर में होता है हमारा चेहरा देखने के लिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में एक्स चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2x चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। ये तो थी बुकिश लैंग्वेज जो हमें नहीं भाती है। हम जब समतल दर्पण सामने रख के उसकी तरफ जाएंगे ना तो जो उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब है वो दुगनी चाल से हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, मोटे मोटे रूप में। ये बात कह रहा है ये। सेकंड, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। यानी आप अगर खुद को समतल दर्पण के अंदर पूरा देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, तो उसके लिए आपको दर्पण की लंबाई खुद की लंबाई से आधी रखनी पड़ेगी। ठीक है, दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से आधी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप पूरा का पूरा उसके अंदर खुद को देख पाओगे। ठीक है, ये था समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। फिर गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। यहाँ पे देख लेना, ये लेंस नहीं है, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। ठीक है, लेंस अलग होते हैं और दर्पण अलग होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? अवतल और उत्तल। देख लो, अवतल में 4 अक्षर है, उत्तल में 3। इसी को आधार बनाकर हम इस चीज़ को याद कर लेंगे। अवतल क्या है? इस पर बना प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा व वास्तविक। ठीक है, और उत्तल क्या है? इस पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। अब आ जाओ अपनी वाली लैंग्वेज में। अवतल कैसा नाम है? देखो 4, 1, 2, 3, 4 अक्षर है। बड़े लोग कैसी बात करते हैं? बड़ी बात करते हैं। और कैसी? वास्तविक बात करते हैं, कल्पना वाली बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को पता है कल्पना में रहने से कुछ हासिल नहीं होता। तो बड़ा व वास्तविक बनता है। और उत्तल में 1, 2, 3 अक्षर है। छोटे बच्चे कैसी बात करते हैं? छोटी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, जो उनके मन में होता है वही उनकी जुबान पे होता है। और आभासी मतलब काल्पनिक बात करते हैं। तो अवतल और उत्तल। उसके बाद में अवतल दर्पण के यूज़ और उत्तल के यूज़।
अवतल दर्पण के यूज़ दाढ़ी बनाने में। आप जब दाढ़ी बनवाने जाते हैं या लड़कियां बाल कटवाने जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे जो आपके सामने दर्पण लगा होता है वो अवतल होता है, क्योंकि आपका चेहरा उसके अंदर थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, ताकि आप खुद को अच्छे से उसके अंदर देख पाओ और आप बता पाओ कि आपको कहाँ कमी लग रही है। आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग। अब यहाँ पे जब लिख दिया है कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, तो आँख कान नाक में अगर कोई आपके खराबी हो गई है, बीमारी हो गई है, तो जो डॉक्टर है वो चेक करने के लिए ये वाला दर्पण यानी अवतल दर्पण यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप से देखना है कि आँख के अंदर क्या है, कान के अंदर क्या है, या नाक के अंदर क्या हो गया है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक देखेंगे तभी तो उस बीमारी का इलाज हो पाएगा। तो अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती है ना, जो इस तरीके से उभरी हुई होती है, उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। और सोलर कुकर में भी, आजकल तो सोलर कुकर भी आ गया है, जो सूर्य ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा से खाना पकाया जाता है, उसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है। ठीक है, उसमें से अंदर जो खाना होता है ना वो उभरा हुआ दिखाई देता है। सोलर कुकर में भी यही दर्पण यूज़ होता है। अवतल दर्पण के यूज़ क्या है? गाड़ी की साइड मिरर में, मतलब जो गाड़ी चला रहा है उस बंदे के साइड मिरर लगे होते हैं ना, पीछे वाली गाड़ियाँ दिखाई देती है, उसके अंदर जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। और सोडियम परावर्तक लैंप के अंदर भी लगा होता है। उसके बाद में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, जो प्रतिबिंब बना है दर्पण में और वस्तु की लंबाई कितनी है, उस लंबाई का जो अनुपात होता है ना, उसको आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? न्यूटन के अनुसार जब प्रकाश की किरण एक पतले प्रिज्म से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण जो है पतले प्रिज्म से गुजरती है, एक पतले कांच जैसे प्रिज्म से जिसके आर पार देखा जा सके, उससे गुजरती है, तो निर्गत किरण है अपने मार्ग से, मतलब उसके अंदर जाने वाली जो किरण है ना, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कैसे हो जाती है? विचलित हो जाती है। और 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाती है। जैसे ये पतला प्रिज्म है, ठीक है, जैसे स्केल होता है ना लाइन खींचने वाला, उसके अंदर एक किरण इधर से ये गई तो एक ही है, लेकिन जैसे ही इसमें से निकलेगी तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 7 रंगों में इस तरह से बट जाएगी। 7 रंगों में बटेगी तो वो जो 7 रंग होंगे ना, वो ऐसे ही नहीं होंगे, वो पूरे क्रम से होंगे। और किस क्रम में होंगे? जैसे आपका इंद्रधनुष बनता है उस क्रम में, यानी विबग्योर के अंदर स्पेक्ट्रम बनेगा, एक वर्णक्रम बनेगा। इंग्लिश में इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वर्णक्रम का नाम कम आता है, स्पेक्ट्रम का ऑप्शन में ज़्यादा मिलता है। विबग्योर के क्रम में फैलेंगे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से इसको वर्णक्रम को याद रखना है। रंगों का मिश्रण कैसे होता है? प्राथमिक कलर जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, उनको मिक्स करने से नए रंग यानी द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीले रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। कैसा? सफ़ेद रंग बनाया जाता है लाल, हरे और नीले रंगों को मिलाने से। उसके बाद में है हरा और नीला रंग मिलाएंगे तो मोरनी रंग बन जाएगा। लाल और हरा रंग मिलाएंगे तो पीला। आपके पास स्केच पेन होंगे, लाल कलर के ऊपर हरा मिक्स करना, आपको पीला दिखेगा। लाल और नीले को मिलाने से मैजेंटा कलर होता है ना, वो पिंक से थोड़ा सा डार्क होता पिंक ही है, लेकिन थोड़ा सा डार्क पिंक होता है। तो लाल, हरा और नीला सफ़ेद बना देगा। लाल, नीला, मोरनी कलर। मोर कैसा होता है? हरा और नीला ही होता है मोर, तो मोरनी रंग बनाएगा। हरे और नीले रंग को जब मिक्स करेंगे और लाल और हरे को मिक्स करेंगे तो पीला रंग बनेगा। लाल और नीले को मिक्स करेंगे तो मैजेंटा। ये वाले जो है ना, ये सारे द्वितीयक कलर हैं। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग, ये 3। ये सफ़ेद कोई रंग नहीं है, बाद में बताऊंगी क्या है। ये वाले इधर प्राथमिक कलर हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स। उसके बाद में वर्ण विक्षेपण का प्रयोग। वर्ण विक्षेपण का प्रयोग कैसे करते हैं? प्राथमिक कलर्स जो होते हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उनको यूज़ करके द्वितीयक रंग कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी कलर्स कैसे बनाते हैं। किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित होने वाला प्रकाश है। अब जैसे हमने कोई कपड़े पहन रखे हैं या हमारे सामने कोई वस्तु है, उसका कलर कैसा है? वो उसका कलर नहीं है, वो उसके अंदर जैसा प्रकाश वो निकाल रही है ना, प्रकाश को अपने अंदर से प्रवाहित कर रही है, परावर्तित कर रही है, वो उस वजह से है। तो किसी वस्तु का रंग जो है उसके द्वारा परावर्तित होने वाला प्रकाश है।
बैंगनी रंग सबसे अधिक व लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। विचलित का मतलब जैसे ये किरण एक आई थी इधर से और विचलित हो गई, कई रंगों में विभाजित हो गई। जो लाल रंग है ना वो सबसे कम विचलित होता है, ठीक है, और बैंगनी रंग अधिक। यानी इस तरीके से अगर बैंगनी रंग की किरण आएगी तो वो ज़्यादा भागों में बंट जाएगी, लेकिन लाल रंग में ऐसा नहीं होता। लाल, हरा व नीला प्राथमिक और मूल रंग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैजेंटा, मोरनी और पीला द्वितीयक रंग होते हैं। लाल और हरे को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, हरे और नीले को मिलाएंगे तो मोरनी, और लाल और हरे को मिलाएंगे हरे और नीले को मिलाएंगे तो मैजेंटा, नीले और लाल को मिलाएंगे तो मैजेंटा। उसके बाद में अगर कोई सभी रंगों को अवशोषित कर ले, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो सारे रंगों को अपने अंदर समाहित कर ले और फिर निकलने ही ना दे, तो वो वस्तु आपको काली दिखेगी। कैसी दिखेगी? काली। और वहीं पे अगर कोई वस्तु सभी प्रकार के रंगों को अपने अंदर से परावर्तित कर दे, दूर कर दे, निकाल दे, अपने अंदर ना रखे, तो वो वस्तु आपको सफ़ेद नज़र आएगी जिसमें कोई दाग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। रंगीन टीवी के अंदर कितने कलर होते हैं? रंगीन टीवी के अंदर जो होते हैं लाल, हरा और नीला 3 प्राथमिक कलर होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक। इन्हीं को मिलाने से कलर, नए कलर जो है हमें दिखाई देते हैं, वो नए कलर वो इन्हीं को मिक्स करने से बनते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रकाश का पहला पार्ट जो हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और मानव दृष्टि दोष जो होते हैं दो तरह के, और उनके लिए कौन कौन से लेंस यूज़ होते हैं, किस किस तरह से यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहली क्लास आपको प्रकाश टॉपिक की कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो साइंस है वो बहुत ही अच्छे से मनोवैज्ञानिक तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।